सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम 9वीं कक्षा की पहली इकाई की पहली कविता चांदनी रात यह देखने वाले हैं, जिसके कवि है मैथिली शरण गुप्त। तो इस कविता देखते समय आपके सामने आपकी नोटबुक, आपकी किताब और लेखनी यह होना आवश्यक है, क्योंकि अगर इस कविता के बारे में आपके मन में कुछ संदेह हो, कुछ शब्दों का अर्थ आपको मालूम न हो, यह आप वहाँ लिख दीजिए और बाद में मुझसे पूछिए। तो देखिए, आज हम राष्ट्रकवि, यह उन्हें दी गई उपाधि है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी, इनकी कविता देखने वाले। कविता का शीर्षक है चांदनी रात। तो चांदनी रात यह कविता उनका जो खंड काव्य है पंचवटी इस खंड काव्य से ली गई है। तो देखिए, पंचवटी यह खंड काव्य रामायण इस महाकाव्य का छोटा सा अंश, यानी कि जब प्रभु रामचंद्र वनवास के लिए दंडकारण्य से यहाँ से गुजर रहे थे, तो कुछ दिनों के लिए उन्होंने पंचवटी, यह का स्थित है शहर, यह नासिक में, तो नासिक में वह कुछ दिन रहे थे और वो जहाँ रहे थे उसका मनोहरम प्राकृतिक सौंदर्य, इसका वर्णन कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता में किया है। तो क्या कविता है? चांदनी रात। तो पहले देखिए, हम कवि परिचय देखते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 चिरगांव झांसी, यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। तो मृत्यु देखिए 12 दिसंबर 1964 को इनकी मृत्यु हुई है। तो यह एक खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। तो खड़ी बोली एक यह हिंदी की उपबोली है, खड़ी बोली, जिससे खड़ी बोली हिंदी का उगम हुआ है। तो देखो, उनकी कविता में मानवीय संवेदना और उपेक्षित नारी के प्रति समानवादी दृष्टिकोण, यह उनकी कविता का मुख्य स्वर रहा है। यानी कि उनकी कविता में जो ऐतिहासिक हो, पौराणिक हो, जो नारी का दृष्टिकोण है वह तुच्छता का रहा है। वह उस नारी को समाज में अच्छा दृष्टिकोण देने का प्रयत्न मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। तो देखो, उनकी प्रमुख कृतियां कौन सी है? साकेत यह उनका महाकाव्य है। महाकाव्य यानी ऐसा काव्य जिसमें किसी भी घटना का विस्तृत वर्णन किया गया हो, वैसा महाकाव्य। यानी किसी भी व्यक्ति के जीवन का, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा वर्णन, यानी जो घटनाएं घटित होती है उसका सिलसिला उसमें रहता है। जैसे कि रामायण में देखो कितने कांड है? 7 कांड यानी अध्याय। तो इस प्रकार रामायण यह क्या है? महाकाव्य। उसी प्रकार इनका साकेत यह महाकाव्य है। तो देखिए, यशोधरा, जयद्रथ, पंचवटी, भारत भारती, यह उनका खंड काव्य है। तो खंड काव्य यानी क्या? महाकाव्य में जैसे किसी व्यक्ति का पूरे जीवन का उसमें परिचय दिया जाता है, उसी प्रकार खंड काव्य में किसी एक व्यक्ति के एक ही अंग का, यानी किसी एक ही घटना पर जो आधारित है। जैसे कि पंचवटी इस खंड काव्य से चांदनी रात यह कविता, यानी कि पंचवटी में जो प्राकृतिक सौंदर्य उस रात में हुआ था, इसका वर्णन इस कविता में कवि ने किया है। तो देखो, खंड काव्य यानी इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना या प्रसंग का वर्णन होता है, यानी प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। जैसे कि महाकाव्य में एक कविता काव्य के साथ साथ, एक घटना के साथ साथ अन्य कई उपघटना उसमें जुड़ी होती है। तो खंड काव्य एक ही घटना पर आधारित होता है। तो देखो,
प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का मनोहरम दृश्य इस कविता के माध्यम से कवि ने दिखाया है। तो इस कविता का भावार्थ क्या है? देखो, चांदनी रात हुई है, पूरी इस पहाड़ी पर, वह पंचवटी यह क्षेत्र वह पूरा पहाड़ी इलाका है, पूरी पहाड़ी पर यह चांदनी रात ऐसा तारों की ऐसी चादर बिछी है मानो वह अंबर के तारे पूरे इस पहाड़ी पर इधर उधर जलथली में बिखरे हुए हैं। इस प्रकार का दृश्य वहां दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार वहां लक्ष्मण जी एक बड़ी शिला है, उस पर बैठे हैं, उनका वहां कुछ दिनों के लिए निवास रहा है, इसलिए उन्होंने वहां एक कुटी बनाई है और कुटी के सामने एक बड़ी शिला है, उस पर लक्ष्मण जी बैठे हुए और वे किस तरह दिखाई दे? कुसुमायुध यानी अनम, कामदेव यानी सुंदर पुरुष, एक सुंदर पुरुष की तरह वह खड़े हैं और ऐसे खड़े हैं मानो एक धीर वीर योद्धा धनुर्धर लेकर वहां खड़ा है और वहां से उनका यौवन का दृश्य मनोहरम दिखाई दे रहा है। इस प्रकार का वर्णन इस कविता में किया है। तो देखिए, हम पहले कविता का पठन करते हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुबी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकला, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य क्षाम तनु जिससे उनका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। जगा रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। दृष्टिगत यानी दिखाई देना। तो देखो, हम पहले से देखते हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। तो देखो, चंद्र की किरणें, यह घना अंधेरा है और उसके बाद यहाँ चंद्रमा का आगमन हुआ है। तो पूरी सृष्टि में क्या हुआ है? पंचवटी की उस सृष्टि में चांदनी बिछी हुई है। वह कैसी दिख रही है? चंचलता, यानी कि जब जल ऐसा बह रहता है तो बहते समय वह चांदनी जलथल में मानो जैसी खेल रही है, ऐसा दिखाई पड़ता है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, यानी कि पूरे अंबर यानी आकाश, पूरे आकाश में ऐसी चांदनी बिछी हुई है। और वैसे भी जलथल यानी कि जब सभी जगह पानी हुआ और उसमें वह चांदनी जैसे अंबर में बिछी हुई है वैसी नीचे दिखाई दे रही है। तो देखो, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुबी मंद पवन के झोंकों से। तो इस बारिश के मौसम के कारण वह सभी ओर हरियाली छाई है और नया तृण यानी गवत, तो सभी ओर तृण फैला हुआ है और वहां से एक मंद ऐसी वायु यानी वारा, मंद वायु वहां से बह रही है और उसके बहने के कारण यह जो तृण है वह हिलोरे ले रहा है, इधर उधर हिल रहा है। इस प्रकार का दृश्य वह कवि ने देखा है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। तो यह चांदनी रात किस प्रकार दिख रही है? एकदम स्वच्छ,
और निस्तब्ध, निस्तब्ध यानी नीरव, नीरव शांतता यानी किसी भी प्रकार की कोई सजीव पशु पंछी की हलचल नहीं है, एकदम स्वस्थ सब वहां दिखाई दे रहा है स्वच्छंद सुमंद गंध और इसमें एक गंध यानी वायु बह रही है। तो देखो, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। देखो, रात का समय है, सभी पशु पंछी अपने घर गए हैं, वहां कोई भी नहीं है इन चांदनी और तृण के सिवाय, यानी कि यह तृण इतनी शांत रात में वह मंद पवन के झोंकों से हिलोरे ले रहा है, इधर उधर हिल रहा है, और यह वह एकदम निस्तब्धता यानी एकांत शांतता वह दिखाई पड़ती है। और कवि कहते हैं, देखो, नियति, नियति यानी पृथ्वी संसार, नियति यानी जो शुरुआत सिलसिला, यह नियति का सिलसिला रात होने के समय भी, कार्यकलाप यानी गतिविधि, यानी कि रोज के मर्रा के जीवन में हम जो कार्य करते हैं उसी प्रकार रात को भी इस चांदनी रात का यह कार्य शुरू हुआ है। तो देखो, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। तो जब रात होती है तो चांदनी के रूप में मोती क्या करता है, आकाश पूरी तरह फैलाता है। वसुंधरा यानी यह पृथ्वी संसार, यह प्रकृति में इस चांदनी रूप के मोती को बिखेर देती है। उसी प्रकार है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरे होने पर। और चांदनी रात कब खत्म होती है, जब सूरज पूरब की दिशा से ऊपर आता है, तब रवि यानी सूरज इन सब चांदनी को बटोर यानी एकत्रित कर लेना, मानो ऐसा सुबह होने पर होता है। यह कौन करती है, वसुंधरा। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। और इस विश्रांति के बाद पुनः यह रात होती है, दिन होता है, और पुनः इन क्रियाओं का चलन होता है। शून्य श्याम तनु जिससे आप उसका नया रूप छलकाता है। और हर दिन इस प्रकार यह दृश्य देखने को मिलता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। तो इस पंचवटी की छाया में, पंचवटी जो नासिक में स्थित है, यह एक पौराणिक संदर्भ दिया है कवि ने यहाँ। तो पंचवटी के इस क्षेत्र में जब वे वहां रहे थे तो उन्होंने वहां एक कुटी बनाई थी उन्हें रहने के लिए। तो उस कुटी के सामने एक बड़ा पत्थर, उन्होंने वहां शिला यह शब्द प्रयोग किया है। तो उस पत्थर पर धीर वीर यानी धीर योद्धा की तरह धनुर्धर लेकर यह योद्धा कौन है, ऐसे कवि के मन में प्रश्न है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। और इतनी रात में यह धनुर्धर कौन जाग रहा है, ऐसा कवि के मन में प्रश्न है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। और यह शिला कुटी के सामने जो बड़ी शिला है उस पर बैठा यह धनुर्धर योद्धा वीर, उन्हें कौन लगता है, कुसुमायुध यानी अनंग यानी एक सुंदर पुरुष वह उन्हें दिखाई देता है। दृष्टिगत यानी दिखाई देना। तो बच्चों, इस प्रकार आज हम चांदनी रात, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित चांदनी रात, इस कविता का अध्ययन किया है। तो इसके बारे में आपके मन में कुछ संदेह हो तो आप बाद में मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।